तो लोकतंत्र क्या है और हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है? ये दो बहुत बड़े सवाल हैं जो आज पूरी दुनिया में गूंजते हैं। चलिए आज इन्हीं सवालों के अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो है अब्राहम लिंकन की ये मशहूर परिभाषा, और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि एक बहुत ही सुंदर और ताकतवर विचार है। हमारी आज की पड़ताल के लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? क्या जनता के शासन का मतलब बस उतना ही है जितना सुनने में लगता है? यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। चलिए लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा से शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितनी खरी उतरती है। तो ये परिभाषा सुनने में काफी सीधी लगती है और इससे हमें उन सरकारों को अलग करने में मदद मिलती है जो साफ तौर पर लोकतांत्रिक नहीं है, जैसे कि राजशाही या तानाशाही, जहां शासक जनता से नहीं चुने जाते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ चुनाव करा लेना ही काफी है? क्योंकि अगर हम बस इसी परिभाषा को मानकर चले तो दुनिया की हर वो सरकार लोकतांत्रिक कहलाएगी जो चुनाव कराती है, और ये बात सच से कोसों दूर है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए पाकिस्तान का एक उदाहरण देखते हैं। 1999 में वहां कुछ ऐसा हुआ जो लोकतंत्र की इस आसान सी परिभाषा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है। हुआ ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटा दिया और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने अपना पद बदलकर राष्ट्रपति कर लिया। अब देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में पाकिस्तान में चुनाव तो हुए, लेकिन जो लोग चुनकर आए उनके हाथ में असली ताकत थी ही नहीं। सारे बड़े फैसले लेने की शक्ति अब भी सेना के अधिकारियों और खुद जनरल मुशर्रफ के हाथों में थी, और इन्हें तो लोगों ने नहीं चुना था। तो अब सोचिए, क्या इसे वाकई में जनता का शासन कहा जा सकता है? और हाँ, पाकिस्तान अकेला ऐसा उदाहरण नहीं है। चीन और मेक्सिको के मामले भी हमें दिखाते हैं कि कैसे चुनाव होने के बाद भी लोगों के पास कोई असली लोकतांत्रिक विकल्प नहीं होता। जैसे चीन में चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पहले कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जनता के पास कोई असली चॉइस ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेक्सिको में साल 2000 तक एक ही पार्टी पीआरआई हमेशा जीतती रही। क्यों? क्योंकि वो चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से लेकर मीडिया को कंट्रोल करने जैसे कई हथकंडे अपनाती थी। तो सवाल फिर वही है, क्या ऐसे चुनावों को हम स्वतंत्र और निष्पक्ष कह सकते हैं? एक और बहुत जरूरी बात है राजनीतिक समानता, लेकिन कई देशों में ये भी देखने को नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे फिजी में वहां के एक मूल निवासी के वोट की कीमत एक भारतीय फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। ये तो सीधे सीधे एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य वाले सिद्धांत के खिलाफ है। चलिए अब एक और बहुत ही दिलचस्प मामला देखते हैं, जिम्बाब्वे का। यहाँ एक बहुत लोकप्रिय नेता और उनकी पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही, पर सवाल ये है कि क्या उनका शासन वाकई लोकतांत्रिक था? देखिए, रॉबर्ट मुगाबे लोकप्रिय तो थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए क्या किया? उन्होंने संविधान को ही बदल डाला, अपने विरोधियों को दबाया और मीडिया पर भी पूरा कंट्रोल कर लिया। अब ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या किसी नेता का सिर्फ लोकप्रिय होना या बार बार चुनाव जीतना उसे लोकतांत्रिक होने का सर्टिफिकेट दे देता है? तो अब तक के इन सारे उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव कराना नहीं है। तो फिर एक सच्चे लोकतंत्र की कम से कम क्या शर्तें होनी चाहिए? आइए अब इन 4 जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। तो इन सभी किस्सों से जो निचोड़ निकलकर आता है वो ये 4 बातें हैं। पहली, सारे बड़े और आखिरी फैसले लेने की शक्ति उन्हीं नेताओं के पास हो जिन्हें लोगों ने खुद चुना है। दूसरी, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो और लोगों के पास एक असली चॉइस हो। तीसरी, हर वयस्क नागरिक के वोट की कीमत बराबर हो। और चौथी और बहुत जरूरी बात, सरकार कानून के दायरे में रहकर ही काम करे और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि लोकतंत्र आखिर है क्या, पर अब वो दूसरा बड़ा सवाल सामने आता है, हमें लोकतंत्र चाहिए ही क्यों? क्या ये सच में सरकार चलाने का सबसे अच्छा तरीका है? इस पर भी बहुत बहस होती है। जो लोग लोकतंत्र की आलोचना करते हैं उनका कहना है कि इसमें बार बार नेता बदलने से अस्थिरता आती है, फैसले लेने में बहुत देर होती है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसके पक्ष में जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं,
यही वो व्यवस्था है जो सरकार को ज्यादा जवाबदेह बनाती है, जिससे बेहतर फैसले लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हर नागरिक के सम्मान को बढ़ाती है। चलिए, जवाबदेही वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में ये शायद सबसे मजबूत तर्कों में से एक है। एक लोकतांत्रिक सरकार को लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगले चुनाव में उसे फिर से उन्हीं लोगों के पास वोट मांगने जाना है। और इस जवाबदेही की अहमियत का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? 1958 से 61 के बीच चीन ने इतिहास का सबसे भयानक अकाल देखा। करीब 3 करोड़ लोग मारे गए। उसी दौरान भारत की आर्थिक हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन भारत में वैसा अकाल कभी नहीं पड़ा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था। यहाँ एक जवाबदेह सरकार थी, विपक्ष था, आज़ाद प्रेस था। सरकार की नीतियों की आलोचना हो सकती थी और उसे लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना ही पड़ता था। ये सब चीन में मुमकिन नहीं था। और शायद लोकतंत्र के पक्ष में सबसे ताकतवर तर्क नैतिक है। ये नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। देखिए, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर चलता है। ये मानता है कि सबसे गरीब और सबसे कम पढ़े लिखे इंसान का दर्जा भी उतना ही है जितना किसी अमीर और पढ़े लिखे इंसान का। लोग किसी शासक की प्रजा नहीं है, वो खुद शासक हैं। तो अभी तक हमारी सारी बातचीत सरकार के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार चलाना ही है? आइए अब इसके और गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। असल में लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि ये फैसला लेने का एक तरीका भी है। और ये सिद्धांत सिर्फ सरकार पर नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं भी लागू हो सकता है। एक परिवार में, एक क्लासरूम में या किसी भी संगठन में, जहां हर किसी की राय सुनी जाए और फैसले सबकी सहमति से लिए जाएं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी देश एक परफेक्ट लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र असल में कोई मंजिल नहीं है जिसे हम पा लेते हैं। ये तो एक आदर्श है, एक सफ़र है। और इस सफ़र को जारी रखने के लिए नागरिकों को लगातार कोशिश करते रहने की ज़रूरत होती है। तो आखिर में हम सबके लिए सोचने वाला सवाल यही है, क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने और सरकार चुनने तक सीमित एक प्रक्रिया है, या फिर ये हमारे जीने का, एक दूसरे के साथ रहने का और सोचने का एक तरीका भी है? इस सवाल का जवाब हमें खुद ही खोजना होगा।